नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा के जन्मदिन पर ग्रैंड विजन मुख्यालय में काटा केक। गोवा जाने वाले 7 सदस्यीय बाइकर्स टीम को दिखाई हरी झंडी। दुर्ग पुलिस एक बार फिर हाईटेक हुई। जीपीएस पैप कैमरे के जरिए सिपाही भी कर सकेंगे चालान। महादेव बुक सट्टा ऐप में पकड़ा गया भिलाई हाउसिंग बोर्ड का निवासी असीम दास उर्फ बप्पा के पिता सुशील दास ने की आत्महत्या। दुर्ग के एक प्रत्याशी ने ईवीएम पर उठाया सवाल, ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा के जन्मदिन पर पंडरी स्थित ग्रैंड विजन मुख्यालय में केक काटा गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा समेत ग्रैंड ग्रुप के स्टाफ ने गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप कौर होरा ने गोवा जाने वाले 7 सदस्यीय बाइकर्स को हरी झंडी दिखाते हुए प्रोत्साहन राशि देकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ टेनिस एसोसिएशन के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन, सालगिरह या कोई भी पर्व हो, पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर में सभी कर्मचारियों के बीच मनाते आ रहे हैं। इस बार भी ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा के जन्मदिन पर सभी कर्मचारियों के बीच केक काटा गया। इसके बाद ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और होटल एसोसिएशन अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने केक खिलाकर और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इससे पहले गोवा जाने वाले बाइक राइडर्स की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उनको प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इस मौके पर बाइक राइडर्स को शुभकामनाएं भी दी और बाइक राइडर्स की टीम ने इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताया। बाइक राइडर्स जो है गोवा गए हैं, इनको मैं ग्रैंड ग्रुप की ओर से शुभकामनाएं दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। छत्तीसगढ़ का नाम बाइकर्स लोग वहाँ पे अपना स्थान बनाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। श्रीमती कुलदीप कौर होरा जो हमारे ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके बर्थडे पे आज ग्रैंड परिवार की ओर से उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। मैं सभी ग्रैंड ग्रुप के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही मैडम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बाइकर्स क्लब छत्तीसगढ़ से गोवा रवाना होंगे और उनको हरी झंडी छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। और ये गोवा ट्रिप किस तरह से होगा, क्या आप लोगों के रोमांच रहेगा, क्या खास रहेगा आप लोगों को? सर एक्चुअली हम यहाँ से गोवा के लिए कल रवाना होने वाले हैं। ये हमारी 8 दिन की ट्रिप है, जिसमें 4 दिन हम ट्रैवलिंग में, 2 दिन जाने में और 2 दिन आने में लग जाएंगे। बाकी जो टाइम है हम IBW फेस्ट इंडिया बाइक वीक जो होता है, हर साल ये जो है बाइकर्स का एक फेस्ट होता है, जहाँ पे सारे जहाँ से पूरे हिंदुस्तान से बाइकर्स आते हैं अपनी अपनी बाइक को लेकर। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्ट का आयोजन किया जाता है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो 8 और 9 को ये फेस्ट होता है, तो हम वो फेस्ट अटेंड करने के बाद 1-2 दिन गोवा एक्सप्लोर करके वापस यहाँ रायपुर आने वाले हैं। ये बारिश भी मौसम आ गई, ठंड भी अच्छी पड़ेगी, तो इस दौरान आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग पहले तो राइड करते रहे, हमारे 3 साल हो गया हमें, तो हम बारिश और ठंड दोनों के लिए हम पूरे तरीके से तैयार है। और छत्तीसगढ़ का जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हमें करना है, उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार होकर यहाँ से जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बारिश और जो ठंड है वो हमें ना रोक पाए। ये कहाँ स्टॉपेज रहेगा आप लोग? हम लोग रायपुर से निकल रहे हैं, नागपुर होते हुए औरंगाबाद में हमारा रात का स्टे है और वहाँ से निकल कर हम फिर पुणे होते हुए गोवा तक राइड करेंगे। इतनी सारी लगातार आप बाइक चलाएंगे तो कहीं कुछ परेशानियाँ आपको नहीं होगी? सर जैसे कि सर ने कहा कि हम 3 साल से ऑलमोस्ट राइड कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हमने लॉन्ग ट्रिप की है और इस हिसाब से हम अपने आप को ढाल चुके हैं कि हम ये जर्नी आसानी से कर चुके। और हम बारिश हो चाहे ठंड हो, हमारे पास रेन लाइनर्स, विंटर लाइनर्स और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ताकि हम अपनी जर्नी को है कहीं पे भी डिसकंटिन्यू करने की नौबत में ना आए। आप भी काफ़ी उत्साहित है इस टूर को लेके, इस दौरे को लेके? मैं ग्रुप की पार्ट हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे ग्रुप के 2-3 मेंबर्स जा रहे हैं वहाँ पे इंडर बाइकर वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं इनके साथ राइड की हूँ, एक्सपीरियंस है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे जो साथ में हैं उन लोग जा रहे हैं और उनको ऑल द बेस्ट सबको की जाएँ और अच्छे से आएँ उन लोग। ठीक है, जो सदस्य नहीं जा पा रहे हैं उनकी भी शुभकामना है। जो सदस्य जा रहे हैं वो पूरी ताकत के साथ गोवा में अपना कर्तव्य दिखाएंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर पे आज छत्तीसगढ़
टेनिस संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने हरी झंडी दिखा के इनका हौसला बढ़ाया है और निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान बढ़ाएंगे, वहाँ पर गौरव बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पे इनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ ब्रिज नारायण साहू। सरकार के गठन से पहले ही प्रशासन एक्शन मोड पर। अड्डेबाजी करने वाले, खुले में शराब पीने वाले, अवैध चखना सेंटर चलाने वाले 50 से अधिक लोगों पर की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन से पहले ही प्रशासन का एक्शन जारी है। दुर्ग जिले में अपराध नियंत्रण के लिए एसएसपी दुर्ग ने निर्देश दिए हैं। इसके तहत जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों पर कार्रवाई की जा रही है। अभियान में चाकूबाजी करने वाले, अड्डेबाजी करने वाले और खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एएसपी सिटी अभिषेक झा ने बताया कि मंगलवार रात दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पहले दिन पुलिस ने 50 लोगों पर खुले में शराब पीने की कार्रवाई की। इसी दौरान 3 चखना सेंटर संचालकों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान शराब भट्टी और चखना सेंटर के पास शराब पीते लोगों को चेतावनी भी दी गई। अपराध नियंत्रण हेतु समस्त थाना एवं चौकी में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटरों में कार्रवाई हेतु अभियान चलाया गया। सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर शाम के समय भट्टी के सामने गाड़ियां खड़ी मिली या लोग सड़क पर शराब पीते दिखे तो वे लगातार इसी तरह कार्रवाई करेंगे। वहीं थाना दुर्ग के नयापारा में अवैध रूप से संचालित चखना सेंटर पर दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं इसी तरह थाना सुपेला के अवैध चखना सेंटर एवं खुले में शराब पीने वाले, अड्डेबाजी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा में नवनिर्वाचित विधायक बनने के बाद दीपेश साहू का प्रथम आगमन, फूल मालाओं से किया स्वागत। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत और राज्य में पूर्ण बहुमत से सत्ता आने पर बेमेतरा के सिग्नल चौक पुराने बस स्टैंड पर बेमेतरा के विधायक बनने के बाद दीपेश साहू के प्रथम आगमन पर जमकर आतिशबाजी व भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक दीपेश साहू ने कहा कि मैं सबसे पहले बेमेतरा विधानसभा की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चुनाव प्रचार से लेकर नतीजे तक अपना भरपूर स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है। यह जीत बेमेतरा विधानसभा के हर व्यक्ति की जीत है, उनकी आकांक्षाओं और क्षेत्र के विकास के लिए उनके विश्वास की जीत है, जिस पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में है, आम लोगों में है, बेमेतरा क्षेत्र की जनता में है। मैंने पहले ही कहा था, ये चुनाव दीपेश साहू नहीं बल्कि बेमेतरा विधानसभा की जागरूक जनता चुनाव लड़ रही है और ये जीत बेमेतरा विधानसभा की जनता की जीत है। इनको पूरा जनता को जाता है और ये लगातार खुद प्रत्याशी समझकर काम किए। आने वाले समय में इनके ही द्वारा सारा यहाँ बेमेतरा क्षेत्र की जनता निर्णय लेगी इनके यहाँ किस तरह से यहाँ विकास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। पाटन विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार विजय बघेल ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ फिर की शिकायत। विजय बघेल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पूर्व में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन विधानसभा में आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के बाद कहा था कि भूपेश बघेल द्वारा किसी भी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है। जांच से संतुष्ट नहीं होने पर विजय बघेल दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी शिकायत की, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें सबूत के साथ एक बार फिर शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसी सिलसिले में विजय बघेल आज दोपहर लिखित में शिकायत दर्ज कराने रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे। 17 तारीख वोटिंग थी, उससे पहले 15 तारीख शाम को शोरगुल के साथ चुनाव प्रचार थम गया। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव प्रचार करना था, घर घर जाकर। ये चुनाव आचार संहिता के तहत नियम है, लेकिन 16 तारीख को चुनाव के लगभग 24 घंटे पहले, 26 घंटा पहले 16 तारीख शाम से बाजा गाजे के साथ केसरा गांव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल जो तत्कालिक मुख्यमंत्री भी थे, उनके द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नारेबाजी के साथ झंडे लहराते हुए और भीड़ भरे वातावरण में बाजा गाजे के साथ वो प्रचार प्रसार कर रहे थे और तत्काल हमने टेलीफोनिक सूचना यहाँ के मैडम पंगाले जी को दिया और वहाँ के मैंने एसपी से भी बात की, कलेक्टर से बात की
और वहाँ पे एसडीपी वगैरह भी थे। और जब मैंने ये शिकायत हमने की और प्रदेश कार्यालय के माध्यम से भी हमने सूचना दी और यहाँ से भी उसकी शिकायत की गई प्रमाण के साथ, मगर वहाँ पे जांच के नाम पे एक औपचारिकता निभाई गई। मैडम का कहना है कि हम दुर्ग जिला भेजे, दुर्ग जिला के चुनाव अधिकारी से हमने इस बात की जानकारी दी और जांच करने को कहा, तो जांच के नाम पे सिर्फ औपचारिकता पूरी की गई और हम उससे असंतुष्ट हैं। और इस बात को लेके हम दिल्ली गए और दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग के कार्यालय में जाकर हमने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई। तो हम हाई कोर्ट दिल्ली गए और हाई कोर्ट से हमें डायरेक्शन मिला कि अगर आप उसके जांच से असंतुष्ट हैं तो एक बार फिर से जाके प्रदेश निर्वाचन कार्यालय में अधिकारी से बात करिए। और हम उसी के तहत आज यहाँ पे आए हैं और पूरा हम प्रमाण के साथ, वीडियो फुटेज के साथ हमने ये दावा किया है कि आप जांच करिए और जांच में हमारे भी लोग जाएंगे। बाजा जो बजा रहे थे वो कांग्रेस के टी शर्ट पहने हुए थे चुनाव प्रचार के, वो प्रमाण दिख रहा है, फुटेज में दिख रहा है, और झंडे लहराए जा रहे थे, नारे बुलवाए जा रहे थे। ये पूरा प्रमाण के साथ है और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मैडम ने हमें आश्वस्त किया है कि 48 घंटे के अंदर दूसरे एक अधिकारी के माध्यम से इसको जांच कराएंगे और देखते हैं जांच में क्या मिलता है। हमारे पास सारे प्रमाण है, सारा प्रूफ है। और एक गरिमामयी पद में रहने वाला व्यक्ति इस तरह चुनाव आयोग का मजाक बना के रख दिए हैं, उसके खिलाफ हम आज आए हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ से हमें इंसाफ नहीं मिला, तो हम फिर से न्यायालय के शरण में जाएंगे। निश्चित रूप से वहां से नहीं जाएंगे। बिल्कुल हम पूरे प्रमाण के साथ बोल रहे हैं और प्रमाण के साथ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। वहाँ जो लोग फुटेज में दिख रहे हैं उनसे गवाही ली जाए। हमारे लोग भी वहाँ पे थे और हमारे लोगों ने भी वीडियो बनाया है और उस तारीख का जिस मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाया गया है उसको भी हम यहाँ उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से राजी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिले के एक प्रत्याशी ने ईवीएम की सुरक्षा पर फिर उठाया सवाल। निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। देखिए, मैं एक चीज में बताना चाहूंगा, इसमें भी मैं जवाब देता हूं आपको। मैं मीडिया को बिकाऊ कहना बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन हर एक मीडिया के जो साथी हैं वो बिल्कुल ही आप लोगों की तरह ईमानदार भी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर इस बात की गारंटी आप लोग भी दे सकते हैं तो आप लोग दें, क्योंकि हर एक मीडिया का कर्मचारी आप लोगों की तरह स्पष्ट हर बातों को नहीं रखता। आपके नेता भी तो शराब घोटाले उस पे जेल जा रहे हैं, आप लोग सर प्रमाण देखिए, मैं आज जो विषय रखा है मैंने, आप उस विषय से अगर शराब घोटाले को जोड़ते हैं तो उसका भी जवाब आप सुनिए। आज तक एक भी अपराध, एक भी एलिगेशन आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर आज तक सिद्ध नहीं हुआ। पिछले 2-2 साल से ईडी ने पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान दहल गया था, आपका क्या? बिल्कुल तय हो रहा है सर, आज भी तय हो रहा है। केजरीवाल जी को फिर से नोटिस आई हुई है। आम पार्टी का ही पार्षद था जिसने क्या किया, अपने घर में पेट्रोल पंप बना के रखे थे। देखिए सर, मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने ये मन बनाया हुआ है, आप लोगों ने अगर ये मन बनाया हुआ है कि ईवीएम मशीन की बात को छोड़कर आप ये सारी बातें करेंगे तो फिर आप यही बात करें। जवाब देना है ना, जवाब दे रहे हैं तो सर एक एक करके पूछिए ना सर। जवाब आप प्रश्न करेंगे तो मैं एक एक का जवाब दूंगा ना। आप प्रश्न मशीन पे सकता तो आपने चुनाव होने से पहले क्यों इससे आदेश उठाया? देखिए आपको पूरी मशीन चेक करवा लेनी थी। मशीनों पे लगा मशीन चेक हुई है, एक बार नहीं 4 बार चेक हुई है ना। अभी आप लगा रहे हैं, शिकायत का आधार बता रहे हैं ना हम आपको। बिना आधार के हम आपको कोई चीज नहीं बोल रहे। आपने आधार बताया कि आपके घर में 20 वोट है जी, कितनी मिली? सिर्फ 14 वोट मिले। बाकी 6 लोगों ने क्या कसम खाई? मेरे परिवार का वोट कम से कम 1 मिनट सर सुनिए। चलिए नहीं कसम खाया, उन्होंने किसी और को दे दिया, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या प्रत्याशी खुद का वोट भी खुद को नहीं देगा? ठीक है, ये होता है कि आप बता दें। आप बोल रहे हो, आपको कैसे मालूम कि आप वोट किए हो? जब आपके परिवार के 20 वोट बता रहे हो, कब वोट पड़े? और आप ही को क्या गारंटी है? गारंटी है ना सर, मेरा परिवार है, मुझे इतना विश्वास तो है। उन्होंने खुद बोला। और आज के बाद परिवार की बात छोड़िए, उसके अलावा भी 50 लोगों को खड़े कर दूंगा उस वार्ड से, उस बूथ से, जो लोग ये आपको आज बीजेपी की 1 मिनट सर, बीजेपी की जीत के बाद भी आपको बोल सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है।
ये बोल सकते हैं, किसी का डर नहीं है। अच्छा, निर्वाचन आयोग को शिकायत किया? बिल्कुल किया सर, मैंने बिल्कुल किया है, शिकायत किया निर्वाचन आयोग को। और सबसे खास बात सर, देखिए 10% जो वीवीपैट का जो मतदाता पर्ची निकलती है वीवीपैट से, उसका मिलान किया जाता है, जो कि इस बार नहीं किया हमारे में नहीं हुआ है, जो ग्रामीण विधानसभा में नहीं हुआ। लगातार बीजेपी के लोग उपद्रव करते रहे वहां पर। किसकी सरकार थी? अभी तो सर आचार संहिता लगा था, सरकार किसी की नहीं मानी जाती है, चुनाव आयोग इसका प्रबल माना जाता है, ठीक है। और रही बात की सरकार किसकी थी, उसका भी जवाब मैं आपको देता हूं। कांग्रेस के एक भी नेता आपको जवाब नहीं देने वाले, ना तो इस ईवीएम मशीन पर सवाल उठाने वाले हैं। अगर एक मान लीजिए अभी गृह मंत्री जी सवाल उठा दें अभी कि भैया ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी, हम हार गए ईवीएम मशीन की वजह से, तुरंत ईडी सीबीआई ये सारे उनके घर पहुंचेगी और जो उन्होंने किया है, जो कृत्य, वो उजागर तत्काल होगा। उससे वो बचने के लिए कम से कम वो ईवीएम मशीन पे तो सवाल बिल्कुल नहीं उठाएगी। पिछले बार कांग्रेस की सरकार है जी, ईवीएम मशीन पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। कलकत्ता में आपकी देखिए पिछली बार मैं आपको बता दूं, मेरे को पॉलिटिक्स की उतनी बेहतर जानकारी भी नहीं, मुझे जहां से जानकारी है मैं आपको बता रहा हूं सर। मैं मतलब दूसरी पार्टी आएगी तो साला ईवीएम मशीन खराब है। एक मिनट बोलिए थोड़ा सा, अगर आप जीत जाते तब भी क्या सवाल उठाते? बिल्कुल सवाल उठाने लायक है ही, बिल्कुल सवाल उठाने लायक है। और रही बात की, अगर अभी आप लोग ये कहते हैं कि ये हार की तिलमिलाहट है, तो तिलमिलाहट है, मान लीजिए आप लोग, तिलमिलाहट इस बात की है कि आप लोगों का ये जो प्रश्न है उसका जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको सुन नहीं रहे, आप लोग सीधे दूसरे रास्ते पे इस चीज को ले जा रहे हैं। सर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि मेरे को मेरा ही वोट नहीं मिला, ऐसा सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। धमतरी जिले में भी ये मामला खुलकर आया है। मध्य प्रदेश में 15,000 से अधिक शिकायत अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। साबित कुछ नहीं होने वाला, साबित कुछ नहीं होने वाला सर। चुनाव आयोग से लड़ेगा कौन लड़ेगा? अब ये तो बीजेपी को भी मैं बोलूं कि बीजेपी का वोट नहीं मिला, वो मेरा वोट पूरा मिला, हमको तो आप लोग ये साबित तो नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज साबित होने वाली चीज नहीं है। एक विश्वास होता है, एक भरोसा होता है। और मुझे किसने हवा में तीर मारा सर? हवा में बिल्कुल तीर नहीं है सर। मैं आज भी बोल रहा हूँ, वीवीपैट की पर्चियों की जांच नहीं हुई है, जो हमारा अधिकार है, जिसका वहां पे 10% जिसका जांच होना था, जो नहीं हुआ। बहुत बड़ा सवाल है निर्वाचन आयोग को। जी बिल्कुल ऑब्जेक्शन किया, लेकिन बीजेपी ने इतना हंगामा किया, वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद है, हमारी किसी की बात ही नहीं सुनी गई है। आप वहां, मैंने इसको भी लिखा हुआ है इसमें कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हर हंगामे की जानकारी आपको दिखेगी। तो अगर मैं इतना खुलकर बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहा हूँ, तो सर इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी डर है, मुझे भी डर है। इसी ईवीएम को लेकर लोकसभा चुनाव में पूरी जांच हुई, शिकायत हुई, कांग्रेस ने मुद्दा क्या हुआ? सब कुछ कुछ नहीं होने वाला। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ईवीएम मशीन बहुत ही बादशाह है, मैं मान लेता हूँ। आप लोग एक मिनट सर, ये बार बार की पूरे देश से आवाज आ रही है कि ईवीएम मशीन से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से पुनः मतदान किया जाए। जो ईवीएम मशीन चाइना ने खुद बनाया, वहां पे भी आज भी बैलेट पेपर से मतदान होता है। इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कि ईवीएम मशीन पे वहां की चीन को खुद ही नहीं भरोसा है अपनी उस मशीन के ऊपर में, जहां पे उसका निर्माण हुआ है। देखिए चीन की बात अलग है, सरकार बनाने के लिए वो अपने से कर रहे हैं। चीन की बात आप छोड़ दीजिए, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ सर कि विश्वास नहीं है। मैं उसी बात की जानकारी दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप तो स्वयं जवाब दे रहे हैं सर, मेरा जवाब भी दे रहा है, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। ये क्या विश्वकर्मा जी, ये क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होंगे वो सही होंगे? देखिए बैलेट पेपर से, एक मिनट सर, मैं आपको राज्य है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, एक मिनट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग पहले वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महादेव बुक सट्टा ऐप के हवाला के रुपए के साथ पकड़े गए भिलाई हाउसिंग बोर्ड निवासी असीम दास उर्फ बप्पा के पिता सुशील दास ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड वार्ड 16 निवासी असीम दास को बीते 2 नवंबर को ईडी ने रायपुर के एक होटल के बेसमेंट से करोड़ों रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने उसके हाउसिंग बोर्ड स्थित घर पर भी दबिश दी थी और वहां से भी करोड़ों रुपए जब्त किए थे। असीम दास का पिता सुनील दास करीब 5 साल से अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अचौटी में रुपेश गौतम की बाड़ी में चौकीदारी का काम करता था। वो बाड़ी में बने कमरे में ही रहता था। वो सोमवार की रात को करीब 11:30 बजे घर से निकला था और बाड़ी में स्थित कुएं में कूद गया। मंगलवार को जब वो अपने कमरे में नहीं मिला तो उसकी तलाश शुरू की गई। कुएं में झांककर देखा गया तो उसकी लाश पानी में उतराती नजर आई। इसके बाद अंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। मृतक सुनील दास के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में इतना पता चल सका है कि वो शराब पीने का आदी था और अपने बेटे असीम दास उर्फ बप्पा की गिरफ्तारी के बाद परेशान रहने लगा था। उसके साथ में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से पूछताछ के बाद ही घटना का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। अंडा थाने टीआई आनंद शुक्ला ने बताया कि मृतक सुनील दास करीब 5 साल से अचौटी में रहता था। उसके साथ उसका परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। अभी तक घटना का कारण पता नहीं चल सका है। मामले की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग पुलिस ने चालानी कार्यवाही में किया बदलाव। अब जीपीएस मैप कैमरे के जरिए सिपाही भी कर सकेंगे चालान। प्रदेश का पहला जिला दुर्ग जिला होगा जो जीपीएस मैप कैमरे के माध्यम से लोगों का चालानी कार्रवाई करेगा। वहीं ट्रैफिक डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि एसएसपी राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर अब ट्रैफिक पुलिस हाईटेक तरीके से चालानी कार्रवाई करेगी। जिले में 4 ट्रैफिक थानों में टीआई से लेकर एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारी ही चालान करते थे। अब जीपीएस मैप कैमरा के फोटो के आधार पर चालान होगा। इसमें 3 सवारी, बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड वाहन चलाना और नाबालिग चालक की फोटो खींचकर कंट्रोल रूम भेजा जाएगा। गाड़ी नंबर के आधार पर चालान की कॉपी व्हाट्सएप या घर के पते पर भेजी जाएगी। इससे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों में सुधार होगा। आधुनिकीकरण का उपयोग कर यातायात व्यवस्था पुलिस दुरुस्त करेगी। ट्रैफिक विभाग में कुल 202 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पदस्थ हैं। इनमें 4 थानों में करीब 35 कर्मचारियों को रखा गया है। बाकी ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था में तैनात है। अब पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही तक को जीपीएस कैमरा दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अब वाहन चालकों को नहीं रोकेगी। रूल्स तोड़ने वालों की फोटो खींचकर कंट्रोल रूम भेजा जाएगा। अभी वर्तमान में यातायात पुलिस जो चालानी कार्रवाई करती थी वो मैनुअली चालानी कार्रवाई करती थी, गाड़ियों को रोकती थी और उसका डॉक्यूमेंट चेक करते थे और उसका फाइन काटते थे। किंतु अब उन्होंने आधुनिक तरीकों से चालान करना, जो वॉल्यूशन करते हैं उसके लिए जीपीएस मैप कैमरा जो हमें सभी जो हमारे स्टाफ है उसमें डाउनलोड कराया गया है।
और उसके कैमरे के माध्यम से यदि कोई वायलेशन करता है तो उसका फोटो खींचने से उसके लोकेशन भी आ जाएगा, उस गाड़ी का नंबर भी आ जाएगा और उस जगह का स्थान और समय और दिनांक, इसके पूरे डेटा मिलने के बाद हम गाड़ी के नंबर के आधार पर उसका एड्रेस निकालेंगे, उसका मोबाइल नंबर निकालेंगे और उसके आधार पर उस व्यक्ति को मोबाइल में भी हम लोग अपने चालान दे सकते हैं। उसके एड्रेस मिलने पर यदि उसका मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके घर के एड्रेस में भी चालान भेजा जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि उसमें जो व्यक्ति वॉयलेशन कर रहा है उसका समय भी कम, वहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका पारदर्शिता भी बनी रहेगी। यदि वो किसी अर्जेंट काम में जा रहा है तो वो तत्काल जा सकेगा। और अभी जो हमारे ASI स्तर के अधिकारी लोग चालान करते थे और जो गूगल मैप के माध्यम से हमारा जो कांस्टेबल भी है वो भी किसी वायलेशन को देखता है, वायलेटर को देखता है तो उसका फोटो खींच के हमारे जो ग्रुप बनाया गया है कंट्रोल रूम में उसमें भेज सकता है और उसके आधार पर हम लोग अधिक से अधिक जो वायलेशन कर रहे हैं उसका भी चालान कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है वो भी लोगों में आएगा और एक पारदर्शिता भी बनी रहेगी। निश्चित रूप से इसके गूगल मैप जो हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, उससे एक लोगों में विश्वास भी बढ़ेगा और जो वायलेशन करते हैं लगातार उसमें भी कंट्रोल हो सके। लोगों से अपील यह है कि यातायात पुलिस लगातार आपकी मदद के लिए, सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आप लोग भी नियमों का पालन करें। यदि 2 पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, शराब पी के वाहन न चलाएं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। तो निश्चित रूप से जो हम लोग लगातार वायलेशन पर कार्रवाई कर रहे हैं उससे आप बच भी सकेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था में भी काफी सुधार हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नेत्रहीन होकर भी 22 से अधिक भाषाओं के विद्वान पद्म विभूषित चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज 9 दिवसीय श्री राम कथा के लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम में भव्य आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि उनके द्वारा दिए गए धारा प्रवाह शास्त्र साक्ष्यों ने लगभग 5 शताब्दी से उलझे श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले रामभद्राचार्य की श्री राम कथा को लेकर भिलाई के आयोजन स्थल जयंती स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई है। रायपुर स्थित माता कौशल्या मानस प्रचारिणी सभा के संरक्षक अशोक चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जयंती स्टेडियम में 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 1008 कुंडी हनुमंत महायज्ञ श्री राम की भव गाथा निवारक कथा होगी। प्रतिदिन मध्याह्न 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक एवं शाम 7 से लेकर 8 बजे तक संगीत विशारदों और गायकों द्वारा भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति होगी। उन्होंने कहा कि हनुमंत यज्ञ का उद्देश्य यह है कि पाक अतिरिक्त कश्मीर को भारत में शामिल हो, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का विकास हो, साथ ही बच्चे समझे श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है। लोगों को हिंदुत्व आज के बारे में जागरूक करना और आज के जमाने में सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू जागरूक होंगे तो हिंदुत्व को बचाएंगे। 15 फरवरी से 9 दिवसीय श्री राम कथा श्री हनुमत यज्ञ का आयोजन किए जा रहे हैं। कथा के प्रचार प्रसार पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। मंदिरों में जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अधिक से अधिक जो धर्म प्रेमी हैं सबसे निवेदन कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और आप सभी प्रेस के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जगत गुरु की इस कथा में अधिक से अधिक आकर के लोग सहभागी बने और जगत गुरु की जो कथा है वो अन्य कथाओं से बहुत ही अलग होती है और विलक्षण होती है। तो उसमें आप सभी लोगों की आए और सभी जनता से भी हमारा अनुरोध है जो हम सुन रहे हैं कि जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी की कथा भिलाई को जो आ रही है यहाँ के लिए बड़ी अच्छी देन होगी जिसे वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा आप सभी। इस कथा का पहला उद्देश्य तो ये है, हनुमत यज्ञ का पहला उद्देश्य ये है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत में शामिल हो, ये हमारी मांग रहती है और हमारी इच्छा रहती है। और श्री राम कथा जो गुरुदेव भगवान स्वयं कहते हैं निज मुख से, उसका उद्देश्य है सनातन धर्म हिंदू धर्म का विस्तार हो, विकास हो, बच्चे समझें कि श्री राम कौन है, बच्चे समझें श्री कृष्ण कौन है। लोगों का उद्देश्य बहुत ही संकुचित होता है जानने का कि राम है, भगवान है, कि मनुष्य हैं। उस चीज़ को समझें कि राम है, राम मानने वाले उन्हें राम माने, मनुष्य मानने वाले मनुष्य मान करके उसे चरित्र में स्थापित करें, ज्ञान मानने वाले ज्ञान माने। तो जिस दृष्टिकोण से आप देखना चाहते हैं राम वही है। मैं डॉक्टर अशोक चतुर्वेदी, डॉक्टर अशोक हरिवंश के नाम से मेरी कथाएं भी आती हैं। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ, गुरुदेव का अनुग्रह मेरे ऊपर है। बस इतना ही मेरा परिचय। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में आखिरकार भाजपा ने सत्ता में वापसी कर ली। ये नारा छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। छत्तीसगढ़ में जो भी स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ आए उन्होंने इस स्लोगन के साथ अपनी बातें रखी। इस स्लोगन को लिखने वाले हैं दुर्ग शहर के विद्युत नगर के रहने वाले आशुतोष सुरेंद्र दुबे। आशुतोष दुबे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय कवि सुरेंद्र दुबे के सुपुत्र हैं। नारा मैंने बनाया कहना अनुचित होगा।
इस नारे के पीछे हमारे सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे आदरणीय प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी, अजय जामवाल जी, पवन भाई साहब, सभी का इसमें फीडबैक है, सभी का इसमें इनपुट है और उसके बाद ये नारे का ये स्वरूप तैयार हो सका है। बहुत सारे स्वरूपों पे ये नारा यहाँ तक पहुँचा है। सब जुड़ मिलकर के कहीं बदल के रहीबों से शुरुआत होते होते ये नारा यहाँ तक पहुँचा, मगर वो आपसी चर्चाओं में बदल के फीडबैक के अनुसार यहाँ तक। किसान के मुद्दे पर जब मैंने लिखा था कि किसान को जब न्याय योजना लाई थी कांग्रेस सरकार ने और हमने कहा था कि ये किसानों के साथ छल है, तब मैंने लिखा था कि पसीना के नदिया माँ तन को भीगा के, भुइया के माटी माँ माथा नवा के, 2 जून भर पेट रोटी के सपना, लइका बच्चा बर छानी हो अपना, कैसन ये न्याय किसान लारू लाए, फाका कराए भूखा सुताए, नंदा जाबे का ओ हमर धान के बोनस नंदा जाबे का। तो ये कविता लगभग सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय मीडिया टीम युवा मोर्चा का सदस्य हूं, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का सचिव हूं और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर। मेरी पूरी स्कूलिंग दुर्ग के विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और किसी वजह से मुझे उस परीक्षा की तैयारी से फिर बाद में अलग होकर, ये एक रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है राइटर्स क्रैम्प, जिसमें आपको लिखने में बहुत समस्या रहती है, तो मुझे वो हुआ था। उसकी वजह से मुझे अपनी प्रिपरेशन, मेरा दूसरा अटैम्प्ट का मेंस था और मैं पहले अटैम्प्ट में भी मैंने मेंस पहुंचा था पर लिखने में असमर्थता रही थी। दूसरा अटैम्प्ट में मुझे डायग्नोस हुआ, उसके बाद फिर मैं तैयारी से दूर होता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजपूत करनी सेना प्रमुख की घर में घुसकर हत्या, क्षत्रिय करनी सेना परीक्षार दुर्ग भिलाई के कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश, की कड़ी सजा की मांग। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेड़ी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका विरोध आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है। बता दें कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बीच करनी सेना के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोमेड़ी की जयपुर में गोली मारकर हत्या की गई। मोपेड पर सवार 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े उन पर गोलियों की बौछार की और फरार हो गए। इन सब के बाद करनी सेना के सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ क्षत्रिय करनी सेना परीक्षार दुर्ग भिलाई के कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट का घेराव कर नारेबाजी की और हत्यारों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। इसी सिलसिले में क्षत्रिय करनी सेना परीक्षार दुर्ग भिलाई के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। सुखदेव सिंह राजपूत समुदाय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक थे। राजस्थानी संगठन श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे, जिन्होंने करनी सेना को वर्ष 2013 में ज्वाइन किया था। जैसा कि आप सभी को पता है मीडिया के माध्यम से कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी का कल हत्या कर दिया गया उनके घर में घुस करके, और जो हत्या करने वाले आए थे वो बहुरूपीय उनके चौखट पे मदद मांगने आए थे और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मैं लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से पूछना चाहता हूं कि तुम सनातनी और तुम्हें कोई नहीं मिला, देश में इतने आतंकवादी संगठन है, इतने नक्सली संगठन है, तुम्हें और कोई नहीं मिला तो एक सनातनी, ऐसे क्षत्रिय जिन्होंने हमेशा सनातन के लिए अपना जान कुर्बान किया है, अपनी जिंदगी लगाई है। जब राष्ट्र की बात हो तो, जब गौ हत्या की बात हो तो, जब लाल चौक पे झंडा फहराने की बात हो तो, जब जनेऊ में जाति विशेष को भारत से भगाने की बात हो तो, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई खड़ा होता था तो वो थे हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी। और आज जब उनकी हत्या हो गई है तो सरकार हाथ पे हाथ रख करके तमाशा देख रही है। और कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, खास करके मीडिया वालों को, इसमें 200% राजनीति इन्वॉल्व है। राजनीति के तहत उनको मारा गया है। जब इनपुट पहले से था कि इन पे जान का खतरा है, उसके बावजूद उनको कोई भी सुरक्षा नहीं दिया गया, और एक सुरक्षा दिया भी गया तो तुरंत से हटा लिया गया। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी? राष्ट्रीय समाज का इतना बड़ा मिखौटा जो पूरे भारत में क्षत्रियों को एक मंच पे लाकर खड़ा कर दिया, आप उसको ऐसे निर्मम हत्या करवा देते हो। धिक्कार है तुम पे,
कल राजस्थान के जयपुर में दादा सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दुर्ग जिला इकाई और हिंदू युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज ये प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम है किया जा रहा है और हम इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं जो भी दोषी इस हत्या में जिम्मेदार हैं उनको तत्काल फांसी की सजा दी जाए। ये पूरे सर्व समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि गोगामणि जी सर्व समाज को लेकर चलते थे। क्षत्रिय समाज हमेशा से हर समाज का संवर्धन और संरक्षण करता हुआ आया है, यही उनका उद्देश्य था और इसके पीछे जो भी राजनीतिक षड्यंत्र है उनका भी पर्दाफाश होना जरूरी है। सिंह जी गोगामणि जी की जिस तरह से छल कपट से हत्या की गई, मुझे वो इतिहास याद दिला गया। ये घटना ने उस इतिहास को फिर से दोहरा दिया। जैसे पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, ऐसे बहुत सारे जितने भी हमारे क्षत्रिय थे उनसे मदद मांगने के नाम पर उनको मार दिया गया पहले के राजाओं को। वैसी ही विकट स्थिति क्या अभी फिर से आ गई है? अगर आ गई है तो अब क्षत्रिय समाज इसको सहने को तैयार नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार को ये चेतावनी भी देती हूँ और उन्हें ये सलाह भी देती हूँ कि अगर उन्हें राष्ट्र धर्म को जीवित रखना है, अगर उन्हें हिंदू समाज को आगे बढ़ते हुए देखना है, अगर अपने समाज के प्रति वो अच्छा सोच रहे हैं, देश के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, तो सबसे पहले साथ दे क्षत्रियों का, क्योंकि छात्र धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे समाज को आगे लेकर चलेगा। और अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये बहुत दुख का विषय है और मैं सरकार से फिर से ये मांग करती हूँ कि ये ऐसे हत्यारों को पकड़कर सरेआम फांसी दे दे और अगर उनसे नहीं बनता है तो हमें सौंप दे, हम देख लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।